गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कार्बोहाइड्रेट। हम इसमें पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, क्या उनकी संरचना होती है और क्या इसका क्लासिफिकेशन है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और उसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। यह बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, क्योंकि ये जैविक संरचना या जैविक संरचना का एक हिस्सा होते हैं। प्लांट्स में या एनिमल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल क्या हैं? शर्करा है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जानते हैं कि शुगर क्या होता है, शक्कर क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, पेड़ जो कि सेलुलोज के बने रहते हैं, इन सबको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हालांकि प्राणी में और प्लांट्स में दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जनरली 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है और पेड़ पौधों में ये स्टार्च और शुगर आदि के रूप में उपस्थित होता है। पौधे इसको प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से इसको बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को। और कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा, और प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस कहलाती है रिएक्शन, और इसमें कार्बोहाइड्रेट और जल का एक अणु हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, कार्बोहाइड्रेट को कहा गया है हाइड्रेट्स ऑफ वाटर, जल का हाइड्रेट, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, मतलब C6HYOY, इस तरह से माना जाता है। तो अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे CXH2O Y। यहाँ पर X और Y एक इंटीजर वैल्यू है और वो अलग अलग हो सकती है। तो इस हिसाब से इसको माना गया कि ये वाटर के हाइड्रेट्स हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, और इनको कार्बोहाइड्रेट इसी तरह से इसका नाम दिया गया। लेकिन यह जो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट वाली जो डेफिनेशन है, ये सही नहीं होती है, क्योंकि कई जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की वाली डेफिनेशन रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम इस वाले स्ट्रक्चर में देखें, ये जो रेमिनोज है, रेमिनोज क्या फॉर्मूला है इसका? C6H12O5, C6H12O5। तो यहाँ पर ये इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता है। CXH2O5 के हिसाब से यहाँ पर C6H12O6 होना चाहिए, लेकिन यह है C6H12O5। तो ये रेमिनोज कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं करती है। इसी तरह से हम डीऑक्सीराइबोज को देखते हैं, तो उसका फॉर्मूला है C5H10O5। तो ये भी इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता है। तो हम ये वाली जो डेफिनेशन है, जो कि हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जल का हाइड्रेट है, ये डेफिनेशन सही नहीं है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। हम HCHO को इस तरह से लिखते हैं, H2O कार्बन लिख सकते हैं। यहाँ पे ये कार्बन का हाइड्रेट कहला रहा है फॉर्मूले के हिसाब से, और डेफिनेशन के हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन सही नहीं होती। इसी तरह से अगर हम एसिटिक एसिड देखें, तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, और उसके हिसाब से भी यहाँ पर फॉर्मूला बनता है C2OH2O का होल ट्वाइस, C2H2O का होल ट्वाइस। तो ये वाली डेफिनेशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होती है। तो हमको एक नई डेफिनेशन देनी पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट को हम नए तरह से डिफाइन करेंगे। तो नई डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉली का मतलब है बहुत अधिक, एक से अधिक। अगर हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी संरचना जिसके अंदर एक से अधिक OH ग्रुप उपस्थित हो,
साथ ही उसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप उपस्थित हो तो इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और इसका हम डेफिनेशन, हम इसका नाम क्या दे देंगे, दे आर कार्बोहाइड्रेट। इनको हम कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट हैं। बहु हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आप अगर देखें कोई भी ऐसी संरचना जिसमें एक से अधिक 2 या 3 4 5 OH ग्रुप उपस्थित हों, साथ ही वहाँ पर CHO ग्रुप या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप उपस्थित हो तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट वह पदार्थ हैं जिसके अंदर एक से अधिक OH ग्रुप उपस्थित हो, साथ ही उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप उपस्थित हो, या ऐसे पदार्थ जो कि जल योजन पर या जल वियोजन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। यानी कि वैसे वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, लेकिन जल के रिएक्शन के बाद जल के साथ अपघटित होने पर वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन दे देते हैं, तो उन्हें भी हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अब आता है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को हम कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी तरह से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो हमको हाइड्रोलिसिस करने पर हमको कार्बोहाइड्रेट का सरल फॉर्म मिल सकता है। तो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है। हम इसको आगे और सरलकरण नहीं कर सकते हैं। डाइसैकेराइड्स, जिनको अगर हम जल अपघटन करते हैं तो हमको 2 मोनोसैकेराइड्स मिल जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स जो कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड देते हैं। पॉलीसैकेराइड जिसके अंदर की 100 से लेकर 3000 तक मोनोसैकेराइड यूनिट रहते हैं। यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई यहाँ पर, मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड, एक मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शर्करा, ऐसी संरचना जिसमें एक शर्करा की यूनिट उपस्थित होती है उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शर्करा। ऐसी शर्करा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर की 2 शुगर यूनिट से मिलकर बने हुए उनको हम कहेंगे डाइसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है कुछ मात्रा में, फ्यू। दैट मीन्स ओलिगोसैकेराइड्स आर दो सैकेराइड्स विच कंटेन्स अ फ्यू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, जिनके अंदर की मोनोसैकेराइड यूनिट की संख्या 2 से लेकर 10 तक होती है, उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर मोनोसैकेराइड्स की संख्या 100 से लेकर 300 तक होती है या उससे अधिक होती है तो उसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, कई। किस आधार पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कार्बोहाइड्रेट में कितने मोनोसैकेराइड उपस्थित हैं, या जल अपघटन पर, हाइड्रोलिसिस करने पर वो कितने मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं, इसके आधार पर यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। क्या क्लासिफिकेशन किया है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इससे हमने इसको विभाजित कर दिया है। अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। इसका हमने जनरल फॉर्मूला दिया है CH2O, CH2O होल N, और N की मात्रा यहाँ पर कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 8 तक हो सकती है। मान लीजिए N 3 है तो यह कार्बन और 3 हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, जो H हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन हो जाएगा 3। इस तरह से हम इसकी संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड का हमने जनरल नेम दे दिया है। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जैसे भी आपको बताया, जिसके अंदर की 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं, उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करें डाइसैकेराइड की, इसके एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। आपने नाम सुना ही होगा, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज आदि डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, जिसको कि जल अपघटित करने पर हमको 2 यूनिट्स मिलती है मोनोसैकेराइड की। मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। अगर ट्राइसैकेराइड की बात करें, 3 सैकेराइड, तो ये है रेफिनोज, इसका एग्जाम्पल है। C18H32O16 इसका एग्जाम्पल है। और अगर हम टेट्रासैकेराइड की बात करें
तो स्टायरोज इसका एग्जाम्पल है, C24H42O21, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉली मतलब मैनी, बहुत अधिक, है ना, बहुत से अधिक। आपको भी बताया था कि मोनोसेकेराइड यूनिट्स को अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं, डिहाइड्रेट उसको हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो हमको मोनोसेकेराइड दे देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज। इसका जनरल फॉर्मूला है C6H10O5, होल N और N की संख्या यहाँ पर 100 से लेकर 3000 तक हो सकती है। एक और क्लासिफिकेशन हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, वो है शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। जैसे कि नाम से आपको पता चला, शुगर मतलब शर्करा है और अशर्करा। तो शर्करा होने के लिए क्या क्या यहाँ पर गुण होने चाहिए? वह सॉलिड होना चाहिए पदार्थ, मतलब सॉलिड मतलब क्रिस्टल हो, जो कि जैसे कि आप एग्जांपल हम देखते हैं घर में हम यूज़ करते हैं, शर्करा, शक्कर हम यूज़ करते हैं। ठोस होता है, सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टली होता है, क्रिस्टली संरचना होती है, मतलब उसकी एक डेफिनेट संरचना होती है, स्वाद में मीठे होते हैं और जल में विलय हो जाते हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारे गुण किसी में पाए जाते हैं तो उनको हम कहेंगे शुगर्स, और ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं तो उसको हम कहेंगे नॉन शुगर्स या अशर्करा। यानी कि वो ठोस नहीं होगा, पाउडर के रूप में होगा, अक्रिस्टली होगा, मीठा नहीं होगा स्वाद के अंदर और जल में अविलय होगा। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे नॉन शुगर्स या अशर्कराएं। लास्ट में एक और क्लासिफिकेशन हम करते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की। अपचायक व अनअपचायक शर्करा, मतलब अगर शर्करा टॉलरेंस रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को अपचयित कर देती है, मतलब रिड्यूस कर देती है। द शुगर रिड्यूसिंग शुगर्स आर दो शुगर्स विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट and failing solutions. Non-reducing are those which can't reduce tolerance reagent and failing solution. So they are classified on the basis of their reducing property in reducing and non-reducing sugars. अपचायक व अनअपचायक शर्करा में हम इस तरह से इसको विभाजित कर देते हैं, जो कि टॉलरेंस अभिकर्मक को अपचयित कर देती है या अपचयित नहीं कर पाती है। तो हमने देखा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके हेमी एसिटेल या हेमी कीटल संरचना होती है, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह फ्री होता है, मुक्त होता है, तो वह रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। और जिसमें मुक्त नहीं होता, फ्री नहीं होता, जो रिंग बनाने में काम में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, उसकी रिएक्शंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।